अस्सलाम वालेकुम। फार्माकोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फार्माकोडायनामिक्स का। व्हाट इज़ फार्माकोडायनामिक्स? देखिए, हम जब भी कोई ड्रग यूज़ करते हैं तो वो ड्रग जो है हम किस वजह से यूज़ कर रहे होते हैं, उसने हमारी बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ जाके इफ़ेक्ट करना होता है। अब हमें ये देखना है कि हमारी जो ड्रग है उसका हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है। इसको हम बोलते हैं फार्माकोडायनामिक। तो सिंपल वर्ड्स में क्या है? इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी। अब हमारी बॉडी पे जो इफ़ेक्ट उसने देना है ड्रग ने, वो किस तरह से आएगा, उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, उस ड्रग का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है। अब ये जो काम करना है उस ड्रग ने, वो बेसिकली उसने करना है इस तरह से कि हमारी बॉडी में जाके ब्लड में जाएगी, वहाँ से डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएगी और वहाँ पे जाके वो बाइंड करेगी डिफरेंट रिसेप्टर्स के साथ। एक मेन ये प्रोसेस है उस ड्रग के इफ़ेक्ट आने के लिए या उस ड्रग के एक्शन के लिए। अब हमारे पास जो ड्रग है वो क्या करेगी, ड्रग ने बाइंड किया रिसेप्टर के साथ, जिससे क्या हो गया, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इसकी वजह से क्या होगा कि बहुत से प्रोसेसेस जो हैं वो इनिशिएट हो जाएंगे। अब वो जो प्रोसेसेस इनिशिएट होंगे वो या तो हमारी बॉडी में जो इफ़ेक्ट्स हैं हमारे ऑर्गन्स के, उनको मिमिक कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे या डिक्रीज़ कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। तो ये हमने ये बात देखनी है फार्माकोडायनामिक्स में कि कोई जो ड्रग है वो किस तरह से हमारी बॉडी में जाके काम करती है, उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन किस तरह से आता है, किस तरह से वो एक्ट करती है एज सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो इनको हम डिटेल में बात करते हैं। तो इसमें हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट है सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। सिग्नल ट्रांसडक्शन बेसिकली क्या है, अगर आपने फिजियोलॉजी आपको याद है तो ट्रांसडक्शन बेसिकली होता है एक टाइप ऑफ एनर्जी से किसी दूसरी टाइप ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं फार्माकोडायनामिक्स में, इसमें हमने ये बात करनी है कि हमारी जो ड्रग्स हैं, ड्रग जो है ये एक्ट करेगी एज सिग्नल और जो रिसेप्टर है वो एक्ट करेगा एज सिग्नल ट्रांसडक्टर या सिग्नल डिटेक्टर के तौर पे एक्ट करेगा। अब होता यह है कि सिग्नल जो है वो क्या है, हमारी ड्रग, और रिसेप्टर ने एक्ट करना है सिग्नल डिटेक्टर के तरफ। तो इसका मतलब है हमारी ड्रग जो है वो जाके रिसेप्टर पे बाइंड करेगी क्योंकि रिसेप्टर उसको रिसीव करेगा। तो इस तरह से वो जो रिसेप्टर है उसको रिसीव करेगा ड्रग को, उसके बाद उसके अंदर डिफरेंट टाइप की चेंजेस आएंगी। अब हर सेल के अंदर बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं और वो जो रिसेप्टर्स होंगे वो स्पेसिफिक होंगे। स्पेसिफिक किस सेंस में कि किसी स्पेसिफिक एगोनिस्ट को ही वो अपने साथ बाइंड करवा सकते हैं। देखें, एक सेल है, उसके बाद बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं। अब हर रिसेप्टर जो है ये अपने एक्शन में स्पेसिफिक है कि एक ड्रग जो है वो इस पे बाइंड कर रही है, वो बाकियों पे नहीं बाइंड करेगी। तो इस तरह से स्पेसिफिसिटी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे हमारा जो हार्ट है, एक हार्ट के अंदर जो कार्डियक सेल है, अब उसके अंदर बीटा सेल्स भी हैं, उसके अंदर मस्करिनिक सेल्स भी हैं, रिसेप्टर्स भी हैं, बीटा रिसेप्टर भी हैं और मस्करिनिक रिसेप्टर भी हैं। अब हमारी जो ड्रग है वो या तो इस रिसेप्टर पे बाइंड करेगी बीटा रिसेप्टर के ऊपर, या मस्करिनिक रिसेप्टर पे बाइंड कर रही है। तो उसके बाद वो अपने जो है कार्डियक सेल के इफ़ेक्ट्स या तो इन्हांस करती है या वो डिक्रीज़ करेगी। तो बेसिकली स्पेसिफिसिटी है, बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं लेकिन हर रिसेप्टर जो है वो इस मामले में स्पेसिफिक है कि एक स्पेसिफिक ड्रग ही उस पर बाइंड करेगी। दूसरा, उसकी स्पेसिफिसिटी ये भी है कि उसका जो रिस्पॉन्स है वो भी यूनिक आएगा। बीटा रिसेप्टर पे अगर एक ड्रग एक्ट कर रही है तो उसका रिस्पॉन्स और आएगा एज़ कम्पेयर टू उस ड्रग के जो कि मस्करिनिक रिसेप्टर पे एक्ट कर रही है। और फिर ये भी है कि जितने ज़्यादा ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा। देखें, हमारी एक फॉर एग्जांपल ये सेल है, इसके अंदर ये इतने सारे रिसेप्टर्स हैं। अगर हम एक ड्रग देते हैं वो एक रिसेप्टर पे बाइंड करती है तो उसका जो इफेक्ट आएगा रिस्पॉन्स का वो कम आएगा। लेकिन अगर वो ड्रग जो है सारे रिसेप्टर्स पे बाइंड कर रही है तो उसका जो मैग्नीट्यूड है रिस्पॉन्स का वो बहुत ज़्यादा आएगा। तो ये जो हमारा रिस्पॉन्स है किसी भी ड्रग का, जो मैग्नीट्यूड है रिस्पॉन्स का, वो डिपेंड कर रहा होता है कितना ज़्यादा ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं। फिर इसके बाद इसमें ये हमें पता होना चाहिए कि जो रिसेप्टर हैं ये किस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। तो या तो ये रिसेप्टर जो हैं ये इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होंगे या जो रिसेप्टर्स हैं ये एक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होंगे। अब देखें, नॉर्मली क्या होता है कि हमारा जो रिसेप्टर है वो एक्टिव और इनएक्टिव स्टेट्स में वो एक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है, लेकिन
नॉर्मली ये होता है कि जो इनएक्टिव स्टेट है ये मोर फेवरेबल होती है, लेकिन जब कोई एगोनिस्ट ड्रग जाती है, बाइंड करती है रिसेप्टर के साथ, तो क्या होता है, ये जो शिफ्ट है ये इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। एगोनिस्ट ने जाके क्या किया, जो रिसेप्टर इनएक्टिवेट था उसको एक्टिवेट कर दिया, और जब वो एक्टिवेट होगा तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, बायोलॉजिकल इफेक्ट आएगा उस ड्रग का, जिस भी पर्पज़ के लिए हमने उसको यूज़ किया होगा। एंटागोनिस्ट जो हैं, अब एगोनिस्ट ने क्या किया, इनएक्टिव को एक्टिव में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन जो एंटागोनिस्ट ड्रग हैं वो क्या करती हैं, किसी भी इनएक्टिव को एक्टिव में कन्वर्ट नहीं करती हैं, लेकिन वो क्या कर रही हैं, इनएक्टिव स्टेट जो है उसके फ्रैक्शन को इंक्रीज कर देती हैं। तो बेसिकली स्टार्ट में क्या था, जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें भी क्या है कि जो हमारा इनएक्टिव स्टेट है वो मोर फेवरेबल है, और जब हम एगोनिस्ट देते हैं तो इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट हो जाते हैं रिसेप्टर्स, जिसकी वजह से बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आता है। और अगर एंटागोनिस्ट देंगे तो उसने क्या करना है, इनएक्टिव को एक्टिव में कन्वर्ट नहीं करना, बल्कि ये जो फ्रैक्शन है हमारे पास इनएक्टिव स्टेट का उसको मज़ीद स्टेबल कर देता है। फिर जो पार्शियल एगोनिस्ट हैं, अब पार्शियल एगोनिस्ट जो है ये भी बेसिकली इनएक्टिव स्टेट को एक्टिव में कन्वर्ट तो करते हैं, लेकिन इसका जो फ्रैक्शन है वो कम है एज़ कम्पेयर टू एगोनिस्ट। एगोनिस्ट ने फुल रिस्पॉन्स देना है, पार्शियल एगोनिस्ट ने फुल रिस्पॉन्स नहीं देना, तो ये बेसिकली एक्टिवेट करेगा रिसेप्टर को, लेकिन उतनी ज़्यादा जो है कंसंट्रेशन में नहीं कर पाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है फैमिलीज़ हैं रिसेप्टर्स की। मेजर फैमिलीज़ कौन कौन सी हैं रिसेप्टर्स की, इसमें हमारे पास मेनली जो क्लासेस हैं, सबसे पहले हमारे पास आते हैं लाइगैंड गेटेड आयन चैनल्स, लाइगैंड गेटेड आयन चैनल्स। फिर हमारे पास होते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, इसको हम GPCR भी बोलते हैं। थर्ड जो फैमिली है हमारे पास, वो हमारे पास होती है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। और लास्ट हमारे पास जो फैमिली है वो होती है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। अब ये जो हैं मेन फैमिली हैं, मेजर फैमिलीज़ हैं रिसेप्टर्स की। अब इनको हम वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे, इनका मैकेनिज़्म सारा देखेंगे कि किस तरह से ये काम करते हैं, और इन रिसेप्टर्स की जो फैमिलीज़ हैं इनका आपस में हम देखेंगे क्या क्या कंपैरिजन है, किस तरह से ये डिफरेंट है एक दूसरे से। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास आता है लाइगैंड गेटेड आयन चैनल्स। ये जो लाइगैंड गेटेड आयन चैनल्स हैं ये इस तरह से, अगर हम कहें कि ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये यहाँ पे प्रेजेंट होंगे मेम्ब्रेन के ऊपर। अब इसके ऊपर क्या होता है कि एक हमारे पास होता है लाइगैंड गेटेड जो साइट है, जहाँ पे आके लाइगैंड ने बाइंड करना है या ड्रग ने बाइंड करना है, वो होती है आउटसाइड द मेम्ब्रेन। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या है, वो साइट है जहाँ पे ड्रग ने बाइंड करना है, ड्रग बाइंडिंग साइट है। अब होता यह है कि ड्रग जब हम कोई भी लेंगे तो वो ड्रग आके इस पे बाइंड करेगी, जिसकी वजह से कन्फर्मेशनल चेंज आएगा इस रिसेप्टर में, और उसकी वजह से ये जो चैनल है ये बेसिकली आयन चैनल है, तो ये आयन चैनल ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन हो जाएगा तो यहाँ से जो आयन्स हैं वो मूव करके सेल के अंदर आने लग जाएंगे। आयन्स कहाँ पे हो सकते हैं, इंट्रासेलुलर भी हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर भी हैं, यहाँ पे बाहर भी हैं और अंदर भी हैं। अब हमने ये देखना है कि कौन सा जो हमारा लाइगैंड बाइंड करेगा, तो उसकी वजह से कौन सा जो हमारा जो आयन है उसकी मूवमेंट होगी। अगर हम बात करें निकोटिनिक रिसेप्टर की, तो फॉर एग्जांपल ये एक निकोटिनिक रिसेप्टर है, यहाँ पे एसिटाइलकोलिन बाइंड करता है। अब एसिटाइलकोलिन जब ये बाइंड करेगा तो ये चैनल ओपन हो जाएगा, जिससे क्या होगा, सोडियम जो है वो सेल के अंदर आने लग जाएगा, और जो पोटेशियम है वो सेल के बाहर जाने लग जाएगा। अब यहाँ पे देखें, जब सोडियम सेल के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब है पॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है सेल की, ठीक है। अब उससे क्या होगा, जब सोडियम सेल के अंदर आएगा तो उससे डीपोलराइजेशन हो जाएगी। तो बेसिकली हुआ ये कि जब एसिटाइलकोलिन ने बाइंड किया रिसेप्टर के साथ, निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ, तो ये चैनल ओपन हो गया, सोडियम इन्फ्लक्स इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास डीपोलराइजेशन हो रही है। इसके अलावा अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें तो ये हमारे पास हम कहते हैं कि गाबा रिसेप्टर है, गामा अमाइनोब्यूटारिक एसिड जो है ये रिसेप्टर है। अब अगर ये रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, जब यहाँ पे ड्रग आके बाइंड करेगी इस रिसेप्टर के ऊपर, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये रिसेप्टर जब एक्टिवेट होगा तो उससे क्या होता है कि क्लोराइड इन्फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है। क्लोराइड इन्फ्लक्स जब इंक्रीज होगा, सेल के अंदर जो है नेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और सेल के अंदर जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी होगी उतना ज़्यादा सेल जो है हाइपर पोलराइज हो जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या है, हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी।
तो ये आपको पता होना चाहिए कि सेल के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो डीपोलराइजेशन होगा, सेल के अंदर नेगेटिविटी बढ़ेगी तो हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे ये जो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स है ये काम करेंगे। और इसमें आपने बात ये याद रखनी है कि ये जो चैनल्स हैं ये ओपन होते हैं सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स के लिए, फ्यू मिली सेकेंड्स के लिए ये सिर्फ ओपन होते हैं। जैसे ही ड्रग बाइंड करेगी ये ओपन हो गए, फ़ौरन से जो आयंस हैं उनका फ्लो होगा, चाहे वो इंट्रासेलुलर जा रहे हैं चाहे वो वहाँ से बाहर जा रहे हैं, और साथ ही ये चैनल्स बंद हो जाएंगे। अब अगर ये सेल्स चैनल ओपन होने से अगर सेल के अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है तो डीपोलराइजेशन हो रही है, ख़ासतौर पे सोडियम के बढ़ने से। और अगर गैबा रिसेप्टर्स हैं और उसकी एक्टिवेशन से क्लोराइड इन्फ्लक्स हो रहा है, नेगेटिव चार्ज अंदर बढ़ रहा है, तो उससे क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी। सेकंड हमारे पास टाइप जो है फैमिली है रिसेप्टर की जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ये इस तरह से हमारे पास 7 हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका ये जो बेसिकली मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, इसका जो ड्रग बाइंडिंग साइट है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है, बाहर है सेल के, और ये जो इंट्रासेलुलर पार्ट है ये बेसिकली इंटरेक्ट करता है जी प्रोटीन के साथ। तो ये जो जी प्रोटीन्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे जी एस हो सकता है, जी आई और जी क्यू। और हर जी प्रोटीन के 3 सब यूनिट्स होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गैमा। अब ये जो अल्फ़ा बीटा और बीटा और गैमा आपस में ये कंबाइन रहते हैं, और अल्फ़ा जो है ये अटैच होता है जीडीपी के साथ, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे जो है हमारा होगा बीटा गैमा, और यहाँ पे होगा हमारा अल्फ़ा, और इसके साथ यहाँ पे इनएक्टिव स्टेट में जब होगा रिसेप्टर तो यहाँ पे जीडीपी अटैच होता है अल्फ़ा के साथ। तो इस तरह से ये हमारे पास आता है रेस्टिंग फेज़, या जिस टाइम पे हमारा जो रिसेप्टर है इनएक्टिवेटेड है, यहाँ पे कोई भी लाइगेंड या ड्रग अभी अटैच नहीं है, तो बीटा और गैमा होंगे और साथ में अल्फ़ा अलहदा होगा, किसके साथ, जीडीपी के साथ। और फिर जब यहाँ पे कोई ड्रग बाइंड करती है उसकी वजह बाद क्या होता है, ये जीडीपी कन्वर्ट हो जाता है जीटीपी के साथ कन्वर्जन हो जाती है जीडीपी की, और अल्फ़ा जीटीपी जो है ये अलहदा हो जाते हैं। और ये जो है फिर ये एक्टिवेट कर देता है एक एंजाइम है एडेनिलिल साइक्लेज। ये एंजाइम जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये एंजाइम का काम क्या है, ये एटीपी को कन्वर्ट करता है सीएएमपी में। एटीपी कन्वर्ट हो रही है सीएएमपी में, तो एडेनिलिल साइक्लेज एक्टिवेट हुआ तो सीएएमपी के लेवल्स बढ़ जाएंगे। और ये जो सीएएमपी है ये बेसिकली एक्ट करता है सेकंड मैसेंजर के तौर पे, और ये फर्दर जो है सिंथेसाइज करता है या प्रोड्यूस करता है एक IP3 और एक DAG, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट और डाईएसाइल ग्लिसरॉल जो है ये बन जाएंगे। फिर ये जो DAG है ये एक्टिवेट करेगा कुछ प्रोटीन काइनेजेस को, जिसकी वजह से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा, और IP3 जो है ये इंट्रासेलुलर कैल्शियम को जो है कंसनट्रेशन को बढ़ा देगा, जो कि फर्दर एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेजेस को, जिसकी वजह से फर्दर रिस्पॉन्स आएगा। और उसके बाद क्या होगा, दोबारा से जीटीपी में से एक फॉस्फेट निकल जाएगा, जीडीपी में कन्वर्जन हो जाएगी, दोबारा पे ये जब ये ड्रग रिमूव हो जाएगी, ड्रग रिमूव हो गई, जीटीपी कन्वर्ट हो जाएगा जीडीपी में, ये दोबारा से नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। ये जो एडेनिल साइक्लेज एक्टिवेट हुआ था ये इनएक्टिव हो जाएगा, और ये सारा प्रोसेस जो है ये स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो है ये काम करेंगे। और इन रिसेप्टर्स के एक्टिवेट होने से जो रिस्पॉन्स है वो सेवरल सेकेंड से मिनट्स तक जो है वो रहेगा। लाइगेंड गेटेड आयन चैनल में हमने बात की थी कि फ्यू मिली सेकेंड सिर्फ ये ओपन होते हैं और इतना इफेक्ट रहता है, लेकिन ये जो है सेवरल सेकेंड से लेके कुछ मिनट्स तक रहेंगे ये इसका जो इफेक्ट है। फिर इसके बाद हमारे पास जो है वो रिसेप्टर हैं एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। इनमें ये होता है कि जब भी कोई लाइगेंड आके इन रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि इंट्रासेलुलर जो एंजाइम एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, तो लाइगेंड अटैच होगा जिसकी वजह से एक्टिवेशन हो जाएगी इन रिसेप्टर्स की, और जो इंट्रासेलुलर एंजाइम की एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और इसमें जो रिस्पॉन्स रहेगा उस ड्रग का वो मिनट्स से लेके आवर्स तक रहेगा। तो इस तरह से आप कंपेयर कर रहे हैं साथ साथ हर फैमिली को कि कितना टाइम जो है रिस्पॉन्स रहेगा जब भी ये जो रिसेप्टर्स हैं एक्टिवेट होंगे। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये हमारे पास एक इंसुलिन का स्ट्रक्चर है जहाँ पे अल्फ़ा और बीटा सब यूनिट हैं। बीटा के साथ क्या है, टायरोसिन अटैच है। जब इंसुलिन एक्टिवेट होगा, इंसुलिन बाइंडिंग जो है वो एक्टिवेट करेगी टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी को। अब देखें ये जो टायरोसिन है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब स्टार्ट में वो रिसेप्टर इनएक्टिवेट था यहाँ पे, लेकिन जब एक्टिव होगा तो उससे क्या होगा, फॉस्फोरिलेशन होगी टायरोसिन की,
और इसकी फॉस्फोरिलेशन से क्या होगा, फर्दर जो इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट जो टायरोसिन के हैं उनकी ऑटोफॉस्फोरिलेशन हो जाएगी। यहाँ से देखें आप, इसकी फॉस्फोरिलेशन होगी। अब हुआ क्या कि पहले क्या था, उसकी जो टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी थी वो एक्टिवेट हो गई। उसके बाद क्या होगा, टायरोसिन रेजिड्यू जो है उस बीटा सब यूनिट का, उसकी ऑटोफॉस्फोरिलेशन हुई। उसके बाद क्या हुआ, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जो है उसकी फॉस्फोरिलेशन हुई, जो कि फर्दर जो है फॉस्फोरिलेशन करवाएगा। अब उसके बाद क्या है, उसकी वजह से एक्टिवेट हो जाएंगे मल्टीपल जो सिग्नलिंग पाथवेज हैं, फर्दर जो है फॉस्फोरिलेशन होती जाएगी और बायोलॉजिकल इफेक्ट्स जो हैं वो आएंगे। तो इस तरह से हमारे जो हैं ये वाले रिसेप्टर जो हैं ख़ास तौर पे प्रोटीन काइनेसिस रिसेप्टर जो हैं ये काम करेंगे। फिर लास्ट टाइप हमारे पास जो है वो है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स की। अब बाकी तीनों जो थे हमारे पास रिसेप्टर्स वो प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, आउटसाइड ऑफ द सेल, लेकिन ये जो रिसेप्टर हैं ये प्रेजेंट होते हैं इंट्रासेलुलरली। तो इसका मतलब है ये एक मेजर इनका डिफरेंस आ गया कि बाकी जितने भी रिसेप्टर हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, लेकिन ये जो है ये सेल के अंदर प्रेजेंट है। इसके लिए इसका मतलब है जब हम कोई ड्रग देंगे, अगर उसने यहाँ पे आके बाइंड करना है इंट्रासेलुलरली, तो इसका मतलब है उसको ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा उस ड्रग को। तो इसका मतलब है ये जो ड्रग होगी या लाइगेंड होगा उसको लिपोफिलिक होना चाहिए, हाइड्रोफिलिक होगा तो वो क्रॉस नहीं करेगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस है कि जितने भी लाइगेंड इसमें यूज़ होंगे जो भी इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं वो लिपोफिलिक होने चाहिए। अब सेल के अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जीन एक्सप्रेशन, और जीन एक्सप्रेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। इसका मतलब है कि ये जो रिसेप्टर्स हैं जब कोई लाइगेंड आएगा तो लाइगेंड का जो मेन टारगेट होगा वो बेसिकली ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होंगे। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो कि रोल प्ले कर रहे हैं किसमें, जीन एक्सप्रेशन में। तो हमारी ड्रग जो है वो आके इन पे बाइंड करेगी। फिर उसके बाद क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होता है प्रोसेस, और ट्रांसलेशन से क्या होता है, आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं। अब होगा ये कि हम जो भी ड्रग यूज़ कर रहे हैं वो जाके जब बाइंड करेगी इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को, तो इनको या तो वो एक्टिवेट करेगी या इनहिबिट करेगी। अब जब ये एक्टिवेशन या इनहिबिशन होगी इन फैक्टर्स की, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है डीएनए से आरएनए का बनना वो अल्टर हो जाएगा, और साथ साथ क्या होगा कि जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है आरएनए से प्रोटीन के बनने का जो प्रोसेस है वो भी अल्टर हो जाएगा। और फिर इन रिसेप्टर के एक्टिवेट होने से जो रिस्पॉन्स है वो कुछ घंटों से लेके दिनों तक जो है रह सकता है। तो ये सारा जो है एक दूसरे जो रिसेप्टर्स हैं उनके साथ कंपैरिजन है कि कौन से रिसेप्टर के एक्टिवेट होने से जो रिस्पॉन्स है वो कितना टाइम रहता है। बाकी मैकेनिज्म्स की हमने बात कर ली। मेजर डिफरेंस जो है, पहले तीनों रिसेप्टर जो है वो आउटसाइड प्रेजेंट है, उनका जो बाइंडिंग साइट है खास तौर पे, बाकी तो प्रोसेस तो इनसाइड ही हो रहा है, लेकिन जो बाइंडिंग साइट है, ड्रग बाइंडिंग साइट है, वो आउटसाइड द सेल है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर में जो बाइंडिंग साइट है वो सेल के अंदर है। तो सेल के अंदर अगर जाना है ड्रग ने तो उसके लिए उसको लिपोफिलिक होना ज़रूरी है। तो ये कुछ मेजर बातें थी हमारे फार्माकोडायनामिक में फर्स्ट पार्ट में। सेकंड में जो है हम बात करेंगे डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप्स की, कि किस तरह से हमारी जो डोज है वो अफेक्ट करती है हमारे रिस्पॉन्स ऑफ द ड्रग को। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।